हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जैरीन क्लासेस। आप सभी को आज रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसे कि आज रिपब्लिक डे है तो हम लोग टिपिकल कोई सब सेक्शन कोई सब्जेक्ट का नहीं पढ़ेंगे। आज हम लोग रिपब्लिक डे से ही जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट चीजें, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को जान लेंगे जो कि हमेशा के लिए हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा। और ये सिर्फ लॉ कैटेगरी या लॉ कैंडिडेट्स के लिए ही नहीं, ये बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया ये सभी को पता होनी चाहिए। ठीक है, बेसिक सी जानकारी है, छोटी जानकारी है, लेकिन पता होनी चाहिए सभी को। ठीक है, अच्छा लगेगा, देखिएगा पूरा वीडियो देखने के बाद आप लोगों को लगेगा कि आज काफी सारी न्यू इंटरेस्टिंग चीजें पता चली आप लोगों को। हो सकता है बहुत लोगों को पता भी होगा, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता होगा वो उन लोगों को जान के बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला और इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है वो क्या है, परेड होता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि 26 जनवरी में रिपब्लिक डे के दिन परेड होता है। कहाँ होता है? तो वेन्यू है राजपथ, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली राजपथ में जो है हर साल परेड का आयोजन किया जाता है। और लेकिन ये तो सबको पता होगा, लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज ये नहीं पता होगा कि 1950 से लेकर 1954 तक जो परेड है वो राजपथ में नहीं हुआ था। तो वो कहाँ हुआ था? तो सबसे पहला वो हुआ था 1950 में इरविन स्टेडियम में, जिसको कि अभी क्या कहा जाता है, नेशनल स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहला 1950 में हुआ था इरविन स्टेडियम में, फिर किंग्सवे, जो कि अभी किंग्सवे को राजपथ के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद हुआ था रेड फोर्ट में, और 1954 में हुआ था रामलीला मैदान में। ठीक है, लेकिन 1955 से वो परमानेंट वेन्यू राजपथ कर दिया गया। तो जो पहला परेड हुआ था 1955 में परमानेंट वेन्यू बनने के बाद राजपथ में, उस समय हर साल किसी ना किसी फॉरेन के गेस्ट को बुलाया जाता है एज ए चीफ गेस्ट रिपब्लिक डे का परेड और ये सभी प्रोग्राम्स देखने के लिए। तो 1955 में किसको बुलाया गया था? गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान मलिक गुलाम मोहम्मद को 1955 में। लेकिन पहला परेड 1950 में जब हुआ था, हमारा देश आजाद होने के बाद, उस समय कहाँ के चीफ गेस्ट को इनवाइट किया गया था? प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया डॉक्टर सुकरानो। ठीक है, इनको इनवाइट किया गया था। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है, अगर आप लोगों को लग रहा है, वीडियो सुनते सुनते नोट डाउन भी कर सकते हैं क्योंकि पूछे जाते हैं। और इस साल क्योंकि पैंडेमिक का सिचुएशन रहा, तो इस वजह से इस साल कोई चीफ गेस्ट उस तरह से बाहर का इनवाइट नहीं किया गया। लेकिन लास्ट यानी 2020 में किसको बुलाया गया था? ब्राजील के प्रेसिडेंट बोल्सोनारो को। ठीक है, ये भी करंट अफेयर्स में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और क्योंकि इस साल नहीं बुलाया गया तो 2020 का याद रखना बेहद जरूरी है, इंपॉर्टेंट हो गया। तो इस साल पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से बहुत सारी चीजें चेंज हुई। जो नंबर ऑफ मतलब पब्लिक की गैदरिंग होती है, जो बहुत ज्यादा होती थी, 1 लाख से ऊपर लोग पब्लिक जो है देख पाते थे, इस साल वो घटा करके 25,000 कर दिया गया। फिर और भी मतलब जो परेड का ड्यूरेशन है वो कम कर दिया गया। हर बार वो परेड जो है मार्च होता है रेड फोर्ट तक, इस बार वो नेशनल स्टेडियम तक ही रहा। तो ये सभी चीजें इस बार कुछ चीजें हुई हैं जो अनयूजुअल रहा पैंडेमिक के वजह से। पहला ऐसा कौन सा यूनियन टेरिटरी है जो कि इस साल पहली बार पार्टिसिपेट किया है टैबलोज में? जो टैबलो निकलता है, हम सभी ने आज सुबह देखा है। तो यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख ने पहली बार पार्टिसिपेट किया है इस टैबलो पे। ठीक है, तो टोटल कितने हैं? 32 टैबलोज हैं, इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। क्लियर? और ये तो अभी ये तो बेसिक कुछ जानकारी हिस्ट्री से रिलेटेड हो गई, हिस्ट्री में क्या होता था, क्या हुआ था। लेकिन इस बार ये आप लोग बताइए कि आप लोगों को तो पता होगा कि 26 जनवरी के दिन 21 गन की तोपों की सलामी दी जाती है। ठीक है, तो क्या ये 21 गन्स ही शूट होते हैं? नहीं, फायर 21 गन्स नहीं होते हैं, 7 गन्स होते हैं फायर, 3 राउंड में फायर होते हैं, इसीलिए 21 गन्स कहा जाता है, 21 गन्स सैल्यूट जिसको बोलते हैं। तो वो 7 कैनन्स ऑफ इंडियन आर्मी का होता है, 7 कैनन को 3 राउंड में फायरिंग किया जाता है, जिसका नाम है 25 पॉन्डर्स। फर्स्ट फायरिंग कब होता है? जब हमारा नेशनल एंथम स्टार्ट होता है,
शुरू होता है तभी एक राउंड फायरिंग होता है, और लास्ट फायरिंग होता है 52 सेकेंड्स खत्म होने के बाद। जैसे ही नेशनल एंथम खत्म हो जाता है हमारा, वो उसी टाइम जो है लास्ट फायरिंग होता है, और इसी के साथ 21 तोपों की सलामी जो है वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, और कब ये स्टार्ट होता है? जब प्रेसिडेंट आता है, प्रेसिडेंट के जो बॉडीगार्ड्स है वो लोग जब सल्यूट करते हैं, ठीक है, कैवलियर्स जो होते हैं वो सल्यूट जब करते हैं, तब जो है नेशनल एंथम प्ले होना स्टार्ट होता है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो कि आप लोगों को जानना चाहिए। उसके बाद जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं ना परेड के, वो लोग जो, क्या लगता है कितनी अच्छी से परेड जो होती है, तो एक दिन का नहीं मेहनत होता है। वो प्रीवियस ईयर के जुलाई से ही लोगों को पता चल जाता है कि किनको किनको परेड में पार्टिसिपेट करना है, और वो लोग अगस्त से ही जो है प्रैक्टिस अपना स्टार्ट कर देते हैं। तो पहले तो वो लोग अपने खुद के रेजिमेंट में ही प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन दिसंबर तक वो सभी लोग अलग अलग रेजिमेंट, पूरे देश के अलग रेजिमेंट से वो सभी लोग जो हैं वो दिल्ली दिसंबर में ही पहुंच जाते हैं। और परेड के दिन रात में, मतलब अगर कल, आज 26 जनवरी है, तो कल यानी 25 जनवरी के रात के 2 बजे से ही वो लोग तैयार होना शुरू होते हैं और 3 बजे तक राजपथ आके पहुंच जाते हैं। तो क्योंकि टाइम चेंज हो जाता है 12 बजे के बाद, अगर हम लोग 26 जनवरी ही बोलेंगे तो 26 जनवरी जैसे ही शुरू होता है तो रात 2 बजे से वो लोग तैयार होकर के 3 बजे तक राजपथ पहुंच जाते हैं। ठीक है, एक स्पेशल कैंप भी लगता है इंडिया गेट के पास, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जितने भी इंडियन आर्मी के जो भी सारे टैंक्स हुए, आर्मर्ड व्हीकल्स हो गया, मॉडर्न इक्विपमेंट, जो सभी चीजें शो करता है कि क्या पावर है इंडिया के पास, हमारे देश में कितनी चीजें हैं, उन सभी को जो शो किया जाता है, उनका जो है वो प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन, व्हाइट वॉश वगैरह, कलरिंग, पेंटिंग, वो सब 10 स्टेज में की जाती हैं कंप्लीट। तैयारियां बहुत सारी होती है, इतना बड़ा प्रोग्राम है तो बहुत छोटी छोटी तैयारी करनी होती है। और सारा प्रोग्राम, जो भी टैब्लोज हुए, परेड हुआ, और भी जो जो चीजें होती है ना, वो सभी चीजें प्री ऑर्गेनाइज्ड होता है एकदम शुरू से लेके कब नेशनल एंथम स्टार्ट होगा, कब खत्म होगा, क्या होगा, एक के बाद एकदम प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड होता है, तभी जाके जो है अच्छे से उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। अगर थोड़ा सा भी एक आध मिनट ऊपर नीचे हो जाए तो जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं उनको बहुत हेवीली लॉस हो जाता है। ठीक है, इसीलिए बहुत अच्छे से प्लान किया होता है। और जो वो लोग प्रैक्टिस करते हैं, जो परेड में चलते हैं, उन लोगों को प्रैक्टिस 12 किलोमीटर का करवाया जाता है, लेकिन चलना उन लोगों को 9 किलोमीटर ही पड़ता है। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। तो जो अलग अलग मार्चिंग ग्रुप्स होते हैं ना, तो उन लोगों को तो जजमेंट भी होता है, अवार्ड दिया जाता है। तो जजेस जो है वो पूरे रोड में ही बैठे रहते हैं, मतलब पूरे ट्रैक में ही रहते हैं, कि उसी हिसाब से जजमेंट होता है। 200 अलग अलग पैरामीटर्स के ऊपर वो लोग अपना जजमेंट देते हैं, और उसके बाद बेस्ट मार्चिंग ग्रुप का अवार्ड दिया जाता है। सारे पैरामीटर्स को जो अच्छे से सटीक तरीके से क्वालिफाई कर सके, अप टू द मार्क पहुंचा सके, उसी को बेस्ट मार्चिंग ग्रुप का अवार्ड दिया जाता है। ये सभी चीजें हैं। उसके बाद एवरी आर्मी पर्सनल हैज टू पास थ्रू 4 लेवल्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, 4 लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन को पास करना होता है, तभी जाके जो है वो मतलब अच्छे तरह से इक्विप्ड हो जाते हैं, प्रॉपरली रेडी हो जाते हैं कि वो पार्टिसिपेट कर सके। उस तरह से प्री ऑर्गेनाइज करके उन लोग को रेडी किया जाता है। ऐसे ही सभी को मौका नहीं मिलता है। 4 लेवल तक जब तक वो सभी लोग अच्छे से तैयार ना हो जाए, तो वो लेवल पास करने के बाद ही उन लोगों को एंट्री होता है कि वो लोग एलिजिबल हैं। देयर आर्मीज थॉरोली चेक्ड टू इंश्योर नो लाइव बुलेट्स। हर एक आर्मी को जो है अच्छे से थॉरोली चेक किया जाता है कि उनके किसी भी आर्म्स में किसी तरह का लाइव बुलेट्स नहीं है। ये चीज ध्यान में रखा जाता है, नो लाइव बुलेट्स। टैब्लोज मूव विद स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। जो टैब्लोज है वो मूव करते हैं 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे। बहुत कम, बहुत धीरे धीरे आप लोग देखते होंगे टीवी में, बहुत धीरे धीरे जो है वो लोग टैब्लोज को लेकर जाते हैं। वो इसलिए ताकि जो इम्पोर्टेंट लोग हैं वो देख सके, इतनी मेहनत से जो तैयारियां इतने महीनों से चल के की जा रही थी, वो सभी चीजों को दिखाने के लिए प्रदर्शन अच्छे तरीके से हो सके,
इस वजह से जो है 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से टैबलोज जो है वो मूव करती हैं। और देख के तो लगता होगा कि वो इतने बड़े बड़े व्हीकल्स हैं, वो लोग देखते कहाँ से हैं? वो सामने एक छोटा सा गैप होता है, छोटा सा स्मॉल विंडो होता है, उसी के थ्रू जो है जो ड्राइवर्स ड्राइव करते हैं। सोचिए उतना बड़ा व्हीकल लेकिन ड्राइव करने के लिए दिखता इतना छोटे से जगह से है। तो इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा चीज है। तो इसीलिए हम सभी लोग इतने फैसिनेट होते हैं चीजों को देख करके, खुश होते हैं। और मुझे लगता है हार्डली कोई ऐसा होगा जो रिपब्लिक डे का ये सेलिब्रेशन हम लोग नहीं देखते हैं, सभी लोग हम लोग देखते हैं। और जो बेस्ट पार्ट होता है, किसी भी इंसान से पूछिए, रिपब्लिक डे का जो बेस्ट पार्ट होता है वो होता है फ्लाई पास्ट। फ्लाई पास्ट में क्या होता है, ये इतना फैसिनेटिंग होता है कि, और मतलब देखते हैं जैसे एयरक्राफ्ट जाता है, हर एक कलर का उसमें से जो आता है वो बहुत अच्छा ट्राई कलर क्रिएट करता है। तो ये पूरे फ्लाई पास्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो लाई करता है वेस्टर्न एयरफोर्स कमांड के ऊपर, ठीक है। और विच इन्वॉल्व्स पार्टिसिपेशन ऑफ अराउंड 41 एयरक्राफ्ट्स। 41 एयरक्राफ्ट्स का पार्टिसिपेशन होता है। और सभी एयरक्राफ्ट्स जो है वो डिफरेंट सेंटर्स ऑफ द एयरफोर्स से वो लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग जो ओरिजिन होता है वो डिफरेंट सेंटर से होता है, लेकिन वो लोग एंटर करते हैं राजपथ में एक ही पर्टिकुलर टाइम में, एक फिक्स टाइम में एंटर करते हैं वो लोग राजपथ में। तभी जो है प्रॉपर जो भी वो पैटर्न होता है वो क्रिएट हो पाता है ऊपर। अच्छा, इसके पहले हमेशा से एक कॉमन धुन था, एक बाइबल हिम जो कि अबाइड विथ मी के नाम से जाना जाता है। वो गांधी जी का काफी फेवरेट धुन था, वो बजाते वंदे मातरम प्ले किया जाता है। जो आर्मी पर्सनल होते हैं वो मार्च करते हैं इंडिजिनसली मेड INSAS राइफल्स के साथ, इंसास बोलते हैं, इंसास राइफल्स के साथ वो लोग मार्च करते हैं। और जो स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस में होते हैं उनके पास जो राइफल्स होता है वो होता है टैवर राइफल्स, TAVOR, टैवर राइफल्स के साथ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी रिपब्लिक डे को लेकर। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा, वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगर पसंद आया हो वीडियो थोड़ा सा भी तो जरूर से एक लाइक करें। और बाकी की तैयारियां कैसी चल रही हैं वो जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। हाल में AIB का एग्जाम था, बिहार APO आने वाला है, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, जुड़े रहिए चैनल के साथ। और जिन्होंने फर्स्ट टाइम चैनल विजिट किया है जरूर से एक सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।